हाय एवरीवन, ये पार्ट थर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि कौन से हॉर्मोन्स हैं वो कब काम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये मोस्टली एक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से बनाया गया वीडियो है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं, जिन लोग को पढ़ने के लिए ये जानने की ज़रूरत है कि कौन सा हार्मोन कब क्या काम करता है, क्यों काम करता है और उससे होने वाले जो पीरियड्स में चेंजेस हैं वो क्या है? जो पेशेंट्स हैं, जो मैरिड लोग हैं, जिन्हें एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उनको भी सुननी चाहिए। भले ही ये स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन आप अगर 35 में हैं, 45 में हैं या फिर आप 20s में हैं और आपको जानना है कि कौन से हार्मोन्स हैं जो इस टाइम मेरे बॉडी के साथ खेल रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं, हम सारे ही वीडियोज़ ये जो सीरीज़ में बना रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, इसके शॉर्ट वीडियोज़ भी बना रहे हैं। आपको जैसे पूरा वीडियो एक बार में देखना है, वो लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं और जिनको छोटे-छोटे टॉपिक्स देखने हैं सिर्फ़, जैसे लास्ट पार्ट में हमने किया, वो छोटे-छोटे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो वो भी हम इसी के बाद डाल देंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। मेरा नाम है सूर्यकांत प्रसाद और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अरुण's फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर के इस चैनल पे। तो शुरू करते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ओवरी और दूसरा एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस का एक पार्ट है। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव साइकिल को चलाते रहते हैं। अगर एंडोमेट्रियम को देखें तो एंडोमेट्रियम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला फंक्शन लेयर है और दूसरा बेसल लेयर है। फंक्शन लेयर जिसमें सारी की सारी चेंजेस होती हैं, यहाँ पे होता है, वो हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है। जो बेसल लेयर है वो ये लेयर है जो कि हमेशा एक ही जगह पे रहता है। दो सिंक्रोनी में चलते हैं साइकिल्स। पहला है ओवरी और दूसरा है यूट्रस। यूट्राइन साइकिल की अगर बात करें तो उसमें डेवलपमेंट होता रहता है फॉलिकल्स का। यहाँ फॉलिकल्स बनते रहते हैं और फिर वो ओवुलेट होके यहाँ आ जाते हैं। यूट्राइन साइकिल जो उसके साथ चलता है उसमें एंडोमेट्रियम बनता रहता है, ये फंक्शनल लेयर बनता रहता है और वो थिक होता है, फिर शेड हो जाता है और थिन हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है हमेशा एक साथ। अगर हम बात करें कि कहाँ से पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको साइंटिफिकली कहते हैं मेनार्की। जो फर्स्ट पीरियड होता है किसी भी लड़की का, जो कि 12, 13, 14 साल की है, प्यूबर्टी कहते हैं जब वो स्टार्ट होता है ना, प्यूबर्टी एज है और जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं मेनार्की, जो स्टार्ट हो रही है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो चलती रहती है, हमेशा रुकती नहीं है और सीधा मेनोपॉज पे जाके रुकती है। अगर नेचुरली बात करें तो मेनोपॉज, जो कि पीरियड्स का लास्ट डे है, जब पीरियड स्टॉप हो जाते हैं 45 इयर्स के आसपास ये स्टॉप हो जाते हैं किसी भी फीमेल में ऑन एन एवरेज। ये चेंज होता रहता है पेशेंट टू पेशेंट। और अगर एक 28 दिन का साइकिल पूरा हम देखें कि वो कैसे डिवाइड होता है, तो पहले 5 दिन को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग टाइम या फिर पीरियड्स, जब एक्चुअली वो आ रहे होते हैं। और ओव्यूलेशन आता है 14th डे पे, है ना। 28 में हाफ करें तो 14 डे होता है। एग्जैक्टली इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, पार्ट 1 में हमने बात किया है। इस पूरे 14 डेज को, पहले 14 डेज को कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी और सेकंड 14 से लेके 28 जब तक खत्म ना हो जाए बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन या पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड्स। प्री में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज है, हम आगे देखेंगे। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनते रहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आता है और फॉलिकल्स बन के बड़े होते हैं, ठीक है। सेकंड जो फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी, इसमें लूटियल फेज आता है या फिर मैं कहूं सिक्रेटरी फेज आता है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो कि हमने दिखाया, एंडोमेट्रियम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बढ़ता है और शेड होता है। ये देखिए, ये वीडियो अगर आप देखें, फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, यहाँ पीरियड्स आ रहे हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में ये बड़े होते जाते हैं, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी आई तो ये चलता जाएगा, नहीं तो हार्मोन डिप होते हैं, सब कुछ डिप होता है और फिर पीरियड्स आ जाते हैं, शेडिंग हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो ये सारी चेंजेस हम देखते रहते हैं मेंस्ट्रुअल। ये हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है और क्या चेंजेस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। हम ये सारे चीजों के बारे में देखने वाले, फॉलिकुलर फेज क्या है, लूटियल फेज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फॉलिकुलर फेज से। फॉलिकुलर फेज स्टार्टिंग का फेज है, मतलब ये आपके फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू होता है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ता चलता है ना। 2 हफ्ता मतलब अगर आपका 4 हफ्तों का पीरियड्स है तो 2 हफ्ते में तो फॉलिकुलर फेज ही चल रहा होता है।
तो ये कहाँ होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। दिमाग में हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें होता है ये। उसमें 2 ग्लैंड्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर। ये एंटीरियर है, यहीं पे सारा काम होने वाला है। इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टरमाइंड कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जो है वो रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन से, और वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ पे यहाँ से रिलीज होके एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में वो 2 हार्मोन्स को सेलेक्ट करता है। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, और दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच। इन दोनों हार्मोन्स को वो रिलीज करता है। अब ये दोनों हार्मोन्स करते क्या है ये देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस जो कि हमने बात की वो होता कहाँ है एग्जैक्टली, उसकी पोजीशन क्या होती है, लोकेशन क्या होती है। तो ये देखिए ब्रेन में यहाँ पे आपकी आंख और कान के एकदम बीचों बीच ये होता है। ये रहा एंटीरियर, ये रहा पोस्टीरियर, और ये रहा हाइपोथैलेमस द मास्टरमाइंड। अगर अब हम ये देखें कि एग्जैक्टली हमारे हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं। जो गोनाडोट्रोपिन है जीएनआरएच वो प्यूबर्टी के बाद पल्सेस में रिलीज होता है, मतलब धीरे धीरे रिलीज करता है, थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है। वो करता क्या है, वो देखता है कि ये जो आपके 2 हॉर्मोन्स है ये कितने अमाउंट में मैं रिलीज करूं हर मंथ, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आपके ओवरी पे काम करते हैं, और ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं इसके ऊपर जा करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। हम इसको बड़ा करके अगर देखें कि ओवरी कैसा दिखता है, तो अगर ये फॉलिकल कैसा दिखता है, तो ये एक पूरा फॉलिकल है जो यहां से लिया। इसमें ये जो एरिया है, ये जो है ये प्राइमरी oocyte है या फिर प्राइमरी एग है, जिसको हम फर्टिलाइज करते हैं। मोस्टली जो स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ये थीका सेल्स है जिसको कवर करके रखते हैं, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स है। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रैनुलोसा सेल और थीका सेल का। तो फॉलिकुलर फेज एक ऐसा फेज है जहां पे फॉलिकल्स compete करते हैं एक दूसरे के साथ, कौन जल्दी ग्रो होगा, कौन सबसे बड़ा बनेगा, है ना। वो देखते हैं क्यों होता है। तो फॉलिकल जो फॉलिकल्स निकलते हैं फॉलिकुलर फेज में, वो फर्स्ट 10 डेज में निकल रहे होते हैं, राइट। फॉलिकल बड़े होते हैं, उनका काम होता है बड़े होना। वो कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो ये जो थीका सेल है, ये देखिए, ये हमने एक फोटो दी है जिसमें हमने ये दिखाया है कि जो फॉलिकल ग्रो करते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड में वो कैसे दिखते हैं। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एलएच रिलीज करता है, उसके थीका सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये थीका सेल भी फिर कुछ और रिलीज करता है, और ये देखिए ये है क्यूमुलस। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना पूरा, यहाँ पे क्यूमुलस होता है, यहाँ पे oocyte है, यहाँ पे क्यूमुलस। ये देखिए इसमें दूसरे में देखते हैं, ये क्यूमुलस सेल है, ये आपका oocyte है यहाँ पे, ये क्यूमुलस सेल है इधर पूरा, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स है। ओके, ये क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स ये अलग चीज है जो आईवीएफ में मैं बाद में किसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसा कनेक्शन होता है और क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो इससे कनेक्ट करके रखते हैं। ये पूरा एरिया रह जाता है फॉलिकल के अंदर ही, ये एरिया आईवीएफ के टाइम पे बाहर निकल जाता है। और अगर मैं बात करूं थीका सेल्स करते क्या है, तो एलएच जब उसे मिलता है थीका सेल को, तो ये एंडेरोस्टेरोडियोन या डायोन रिलीज करते हैं। और जो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, इनमें भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एफएसएच को लेते हैं, रिसीव करते हैं। एफएसएच जब रिसीव करता है ये, तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स भी कुछ रिलीज करते हैं, एरोमेटेज। ये एरोमेटेज को रिलीज करते हैं, और एंड्रोस्टेनोडियोन और एरोमेटेज मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, एक केमिकल बनाते हैं जिसको बोलते हैं 17 बीटा एस्ट्राडियोल। ये ईस्ट्रोजन के ही ग्रुप के हैं, इसीलिए इसको डायरेक्टली आप ईस्ट्रोजन भी बोल सकते हो। अब जब 14 से 10 से 14 डेज में अगर हम देखें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ये जो ईस्ट्रोजन अभी प्रोड्यूस हो रहा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, और उसके बाद थोड़े 10 डे पे या 14 डे पे इनको भी एक रिसेप्टर आ जाता है एलएच का। अब होता क्या है, एफएसएच एलएच तो यहां से भी बन रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली इधर से भी बनना चालू हो जाते हैं, और बनते ही जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकल जो है पहले एक था, अब और ज्यादा फॉलिकल्स ग्रो होने लगते हैं, मतलब 1 या 2 जो हो रहे थे अब और ज्यादा होने लगते हैं। इसकी वजह से जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है कि एफएसएच को या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बॉस लेट अस स्टॉप एफएसएच, क्योंकि अब मुझे और फॉलिकल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके।
तो हम बात करें फॉलिकुलर फेज की, अर्ली एंड लेट डायग्राम। अभी अर्ली ही देखते हैं, लेट को नहीं समझेंगे। तो ये जब हाइपोथैलेमस में जब सिग्नल आता है, जीएनआरएच रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सिग्नल आ रहा है प्यूबर्टी पे, ओके। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एलएच और एफएसएच रिलीज करेगा, ओके। एलएच जो है वो थीका सेल पे एक्ट करता है, एफएसएच जो है वो ग्रैनुलोसा सेल पे एक्ट करता है। एलएच क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो भी होता है उसको कन्वर्ट करना शुरू करता है एंडेरोस्टेनोडियोन में, ओके। और उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल जो है वो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में जो ये जो उसका जो कोलेस्ट्रॉल हमने देखा एरोमेटेज है, एरोमेटेज जब रिलीज करता है ये एंडे एंडोस्टेरोडियोन, सॉरी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, एंडोस्टेरोडियोन जो है वो एरोमेटेज के साथ मिलकर 14 बीटा जो हमने बात की उस केमिकल को निकालता है। अब वो केमिकल क्या करता है, ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता रहता है, राइट। ईस्ट्रोजन लेवल आगे देखेंगे कि वो कैसे नेगेटिव फीडबैक देगा, लेकिन बाय द टाइम हो ये रहा है कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है और यहाँ से एलएच तो कंटिन्यूसली आ ही रहा है, उसकी वजह से एलएच सर्ज होता है। और जैसे ही एलएच सर्ज होता है मतलब एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे ग्रैनुलोसा सेल्स भी एलएच के रिसेप्टर लेते हैं और वो भी एलएच छोड़ रहे हैं, तो ओवरऑल दोनों साइड से आपको एलएच मिल रहा है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली और क्या हो रहा है फॉलिकल्स के साथ। तो डे 14 तक, 10 से 14 डे अप्रोक्सीमेटली, जो फॉलिकल डोमिनेंट होता है वो तो ग्रो हो जाता है, बाकी मर जाते हैं। यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा रिसेप्टर हुए वो डोमिनेंट फॉलिकल कहेगा, ठीक है। फॉलिकल विद मोस्ट एफएसएच रिसेप्टर वो डोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको मिल रहा है तो बाकियों को बाकी डिक्रीज हो जाते हैं, वो डाई ऑफ होने लग जाते हैं। ये देखिए, ये जो हमने ग्रैनुलोसा सेल में दिखाया था आपको, यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल है तो ऑब्वियसली वही एफएसएच और एलएच ज्यादा सिक्रीट कर रहा होगा। जब ये फॉलिकल्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन बनता है तो वो एक सिग्नल भेजता है, ये हाइपोथैलेमस और ये एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों को भेजेगा। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और पिट्यूटरी में जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जो एफएसएच और एलएच है, इनको कहेगा बॉस अब आप और ज्यादा बनाओ, राइट। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। मतलब ईस्ट्रोजन कह रहा है कि और ज्यादा एफएसएच और एलएच चाहिए। सी, ये टाइम आ रहा है 14th डे। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे होने वाला है सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच जो है वो काम करेगा, एफएसएच और एलएच दोनों जा रहे हैं, ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं एग की, और फिर एलएच सर्ज जब होता है तो ओव्यूलेशन होता है, राइट। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड डे बिफोर ओव्यूलेशन है, ये उसका टाइम है जब एफएसएच एलएच बहुत बढ़ जाता है। ओवेरियन साइकिल में देखें, ओवेरियन फॉलिकल में देखें तो हो क्या रहा है, ये देखिए, ये आपका जो एग था ये यहाँ पे फॉलिकल के अंदर वो रिलीज हो गया। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखिए ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये ईस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। हमने देखा ग्रैनुलोसा सेल में एफएसएच और एलएच दोनों के रिसेप्टर आ जाते हैं और ये ईस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और फिर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि ओके जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलो और ज्यादा रिलीज करें ताकि मैं ओवुलेशन कर सकूं। तो जो पीछे हमने देखा ओवुलेशन हुआ है ना, ओवुलेशन हुआ वो इसी वजह से हुआ, एलएच और एफएसएच और ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो एफएसएच तो अपना काम करेगा, लेकिन ये जो एलएच पहले से ही था और एलएच बढ़ना शुरू हो गया इसके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, तो उसने एलएच सर्च किया और ओवुलेशन हो गया। सी दिस वन, ऑल ओवुलेशन। ये देखिए, एक और मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे ये फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं, हार्मोन्स बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एफएसएच थोड़ा सा बढ़ के नीचे जा रहा है ना। ये प्रोजेस्टेरोन नीचे ही है, आपका एलएच नीचे ही, और डायरेक्टली सर्च करता है और ओवुलेशन होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर पे देखें तो ये देखिए बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, जैसे ओवुलेशन का टाइम हुआ तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया और पीरियड्स में ये फिर बढ़ता है और फिर लास्ट में डिक्लाइन करता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था या सेकेंड पार्ट में कि कैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्यों बढ़ता है ना। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो क्या कर रहा है ना, जब ब्लीडिंग हो रही है। so, होता ये है कि एंडोमेट्रियम बहुत बढ़ चुका है, राइट। पीरियड्स जब एंड में आने लगता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये फंक्शनल लेयर है, राइट, ये तो बेसल लेयर है और ये फंक्शनल लेयर है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो शेड हो जाता है। क्यों शेड होता है, कैसे शेड होता है, ये हम आगे देखने वाले कि कौन से हॉर्मोन्स हैं जिसकी कंट्रोल बाहर चली जाती है, मतलब कंट्रोल वो छोड़ देता है हार्मोन, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ जाते हैं, ये देखने वाले हैं। यहाँ पे 5 डेज में पीरियड्स आते हैं, ये देखिए यहाँ पे पीरियड्स आ रहे हैं और धीरे धीरे वापस से कुछ हार्मोन बढ़ते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देखिए एंडोमेट्रियम बढ़ रहा है, और एंडोमेट्रियम बढ़ते बढ़ते फिर वो डिक्रीज होता है, और एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और वो शेडिंग आती है। ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये शेडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एंटर करता है प्रोलिफरेटिव फेज में। प्रोलिफरेटिव फेज में अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो आप ये सारा देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे मेंसेस के टाइम पे पीरियड्स, जो एंडोमेट्रियल फंक्शनल लेयर है वो शेड हो जाता है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। ओवुलेशन के टाइम पे आप देख रहे हैं बढ़ गया, उसके बाद सिक्रेटरी फेज में वो और ज्यादा बड़ा हो गया, और जैसे जैसे पीरियड्स एंड हो रहे हैं, सिक्रेटरी फेज का एंड हो रहा है, वो वापस से बहुत थिक हो गया और वापस से पीरियड्स आएगा, मेंसेस आएगा, वो शेड ऑफ हो जाएगा। तो ये सारे साइकिल, ये कंटिन्यूस साइकिल जो चलता है। तो अगर हम देखें एस्ट्रोजन क्या कर रहा है प्रोलिफरेटिव फेज में, तो फर्स्ट इज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड इमर्जेंस ऑफ स्पाइरल आर्टरीज। ये स्पाइरल आर्टरीज जो बेसल लेयर से बनेंगे वो जाएंगे एंडोमेट्रियम तक, वो और ज्यादा कनेक्शन बनाते हैं एंडोमेट्रियम के साथ। बेसल लेयर से स्पाइरल जो निकले हैं ये स्पाइरल आर्टरीज। एक और चीज होती है ओवुलेशन के टाइम पे, वो होती है सर्वाइकल म्यूकस का थिननेस होना। सर्वाइकल म्यूकस आता है पहले, वो थिन होता है, ठीक है, तो वो निकलता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो इजीली स्विम करके इस एरिया से, वजाइनल एरिया से सर्विक्स को क्रॉस करते हुए यूट्रस से इधर आ जाएंगे, राइट। तो ये टाइम जो होता है, ये टाइम होता है ऑप्टिमाइज टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। बेस्ट टाइम है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस है, ये हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, राइट। ये डे 11 से 15 ये वेरी करता रहता है पेशेंट टू पेशेंट, फीमेल टू फीमेल रादर, है ना। तो ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, तो ये भी देखने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं फॉलोइंग ओवुलेशन। ओवुलेशन जब हो गया तब क्या हो रहा है ना। फॉलो ओवुलेशन तो हो गया, उसके बाद ये फॉलिकल का क्या, ये जो फॉलिकल रह गया है उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। इसमें थीका सेल्स रह जाते हैं और ग्रैनुलोसा सेल्स, वो साइड तो निकल चुका है जो यहाँ पे था, ये देखिए। अब जब ये निकल जाते हैं तो ये करते क्या है, देखिए इनमें तो हमने देखा ग्रैनुलोसा सेल्स में एफएसएच और एलएच दोनों रिसेप्टर होते हैं, थीका सेल में एलएच के रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो थीका सेल्स है उसके एंड्रोस्टेनोडियोन्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली बीटा 17 बीटा एस्ट्राडियोल निकालते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करे जा रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ओवुलेशन तो हो गया, तो अब एलएच की जरूरत तो है नहीं, तो अब उसको डाउन रेगुलेट करो। डाउन रेगुलेट करने के लिए अब जब ये डोमिनेंट फॉलिकल जो जा चुके हैं वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ये कॉर्पस लूटियम बच गया है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नीचे जाता रहता है। कैसे जाता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नीचे जाने का सबसे पहला रीजन है कि ये जो एंड्रोजन्स बन रहे हैं, ये पहली बात तो टेस्टोस्टेरोन का एक मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर जो है वो बढ़ती है। और ये क्या करते हैं, ये एक साइड चेन है ना। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंटिन्यूअसली ये P450 जो है वो प्रोजेनिलॉन में कन्वर्ट करता रहता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन बढ़ता रहता है ना। प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है और ईस्ट्रोजन कम होता रहता है। अब इसकी वजह से ये जो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स की वजह से भी, क्योंकि इधर भी एलएच है ना। ये प्रोजेस्टेरोन एक नेगेटिव फीडबैक देता है आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये बोलता है ओके लेट अस स्टॉप एफएसएच एंड एलएच। एनीवेज एलएच यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, और दूसरी बात ये फिर से एक नेगेटिव फीडबैक भी देता है कि एफएसएच और एलएच को और कम करो, वी डोंट वांट, ओवुलेशन हो चुका है। इसके बाद एक और ग्रैनुलोसा रिलीज करता है हार्मोन जिसको बोलते हैं इनहिबिन। ओके, इनहिबिन भी क्या करता है, ये भी इसका नाम ही है इनहिबिट करना, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच और एलएच को, और एफएसएच एलएच और ज्यादा नीचे होने शुरू होंगे। ये देखिए, ये जो आपने देखा कॉर्पस लूटियम जो बन गया जिससे ओवुलेशन हो चुका है, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, सम एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, जो इंक्रीज होते हैं। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इंक्रीज जो होता है वो ओवुलेशन इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच सिक्रीशन के लिए। ओके, इन दोनों को इनहिबिट करता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है, पिट्यूटरी को भी देता है, हाइपोथैलेमस को भी देता है, फिर जीएनआरएच उसको सिग्नल देता है क्योंकि स्टॉप। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें कंटिन्यूसली होती है। अब जब ये प्रोजेस्टेरोन बनता जा रहा है, इसका क्या, ये भी तो कुछ कर रहा होगा ना, ये बिना मतलब के तो बनेगा नहीं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हैवी हो रहा है, ये क्या करता है, ये आपके एंडोमेट्रियम को बनाता रहता है। जो एंडोमेट्रियम का हमने देखा था लाइनिंग्स जो बनती हैं,
वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसकी वजह से उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है और वो बेबी को इम्प्लांट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद ये एंडोमेट्रियम बढ़ता जाता है और साथ में ही प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। फिर कॉर्पस लूटियम जो है ये तो डिक्लाइन हो गया, राइट। कॉर्पस लूटियम इसमें ओव्यूलेशन हो गया, ये सिर्फ थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल से ये धीरे धीरे नीचे जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये एफएसएच और एलएच लेवल कम प्रोड्यूस करेंगे और कन्वर्ट होते रहेंगे प्रोजेस्टेरॉन में, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन हो रहा है, ये भी डिक्लाइन होगा। और प्रोजेस्टेरॉन जब डिक्लाइन होगा, एंडोमेट्रियम डिक्लाइन होगा, तो फिर से शेडिंग होगी, पीरियड्स आ जाएंगे, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होनी चालू हो जाएगी, पीरियड शुरू हो जाते हैं और वापस से साइकिल बैक टू स्क्वायर जीरो, वापस से जीरो लेवल पे आ जाता है। तो ऐसे आपका सारा ओवेरियन साइकिल, आपका यूट्राइन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलता रहता है। अभी वापस से अगर हम प्रोजेस्टेरॉन को देखें, एग्जैक्टली वो व्हाट यूट्रस गोज थ्रू सिक्रेटरी फेज में क्या कर रहा है वो, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब बढ़ रहे हैं तो ये स्पाइरल आर्टरीज बढ़ती रहती है। ये आर्टरीज जो है, पहले देखा था आधे थे, वो धीरे धीरे इसको कनेक्ट करते रहते हैं, और जो म्यूकस होता है वो और ज्यादा थिक हो जाता है। लाइक हमने पहले देखा था म्यूकस जो है स्पर्म को हेल्प करता है स्विमिंग में, लेकिन आफ्टर डे 15 जब देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है, उसके बाद उन्हें और रिसीव नहीं करना, तो वो क्या करते हैं, वो फर्टाइल विंडो जो है, ये विंडो पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन है, उसको स्टॉप कर देते हैं और म्यूकस को थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। म्यूकस अगर थिक हो गए, स्पर्म और जाना बंद हो गए, फर्टाइल विंडो बंद हो गया, तो अब प्रेगनेंसी अगर हो गई यहाँ पे या यहाँ पे, तब तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगा और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई चलता रहेगा, अदरवाइज शेडिंग हो जाएगी। और ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये डीजेनरेट हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये बन जाते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करते, एफएसएच और एलएच को धीरे धीरे और ज्यादा कम करते हैं और फिर इवेंचुअली वो बंद हो जाते हैं। इन प्रेगनेंसी ये 3 महीने तक चलते हैं, ठीक है। तो सी डज नॉट मेक ईस्ट्रोजन, डज नॉट मेक प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये भी डिक्लाइन हो गए। अब तो वो जो एलएच को कन्वर्ट कर रहे थे प्रोजेस्टेरॉन में, वो भी बंद हो जाएंगे क्योंकि ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन गए, राइट। स्पाइरल आर्टरीज जब ये बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, ये सारे कोलैप्स होते हैं और सारे कोलैप्स होके शेड हो करके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, राइट। ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अगर हम अब इन शॉर्ट इसको रिवाइज करें कि कैसे होता है, तो सी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है पीरियड्स के साथ, ब्लीडिंग के साथ। ये फर्स्ट 5 डेज में ब्लीडिंग होगी, 28 डेज का अगर साइकिल हुआ तो, राइट। फर्स्ट 5 डेज में ये शुरू होगा। उसके फर्स्ट 14 डेज को कहते हैं फॉलिकुलर फेज, जहां पे फॉलिकल्स बड़े होते हैं, है ना, ग्रो होते हैं और बड़े होते रहते हैं। फिर 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, एक रप्चर हो जाता है ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड इंड्यूस एलएच सर्ज। हमने देखा एलएच जैसे ही एक ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक लेता है, उसके 14 से 28 डेज को कहते हैं लूटियल फेज, जहां प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। जो लेंथ है ऑब्वियसली हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में देखा है, वेरी करता है। क्यों वेरी करता है आपने देखा, इट इज ऑलवेज बिफोर मेंसेस, यानी कि ओव्यूलेशन डे हमेशा मेंस्ट्रुअल पीरियड से 14 डेज पहले होगा। हालांकि ये थोड़ा सा वेरिएबल है, आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे जान चुके। यूट्रस को अगर देखें, फर्स्ट 14 डेज में मेंस्ट्रुअल और प्रोलिफरेशन फेज होता है। 15 से 18 यानी कि लास्ट फेज सेक्रेटरी फेज कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपके हार्मोन्स बने। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो। ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने ये सारा देखा कि हार्मोन बेसिस पे ये कैसे काम करता है, कब क्या हो रहा है। जैसे हमने देखा कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे मूड चेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन है वो डिक्लाइन हो चुका है, वो गिर चुका है, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, वो ना एक बहुत ही लवली हार्मोन है। जब वो आपके पास होता है ना, तो चिड़चिड़ापन ये सब नहीं होता। तो जब ये पीक पे होते हैं, यानी कि आपके ओव्यूलेशन के बाद
ओव्यूलेशन से शुरू होके ओव्यूलेशन के बाद तक ये जब चलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, आपको इस टाइम पे सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो काफ़ी हाई होती है। एंड्रोस्टेनोडियोन जो है या डायोन जो है, ये टेस्टोस्टेरोन का एक हार्मोन है ना? ये क्या करता है, ये सेक्सुअल डिज़ायर बनाता है, तो इस टाइम पे मूड बहुत अच्छा रहता है और इस टाइम पे फिर आपने देखा, हमने उस ग्राफ में देखा कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, म्यूकस भी इसी टाइम पे बढ़ता है। तो सी दिस इज़ द बेस्ट फेज़। तो हमने ये सब जाना, राइट? सो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो का एंड। जैसा मैंने पहले बताया, इसके भी हम कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। छोटे-छोटे पार्ट्स ले आएंगे, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज़ क्या है, लूटियल फेज़ कौन-सा है, फॉलिकुलर फेज़ कौन-सा है ना? ये मेंस्ट्रुएशन कैसा है, ये सबको ब्रेक कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ।